स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। तो आज हम बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी का तीसरा पार्ट लेकर आ गए हैं आप लोगों के समझ। तो पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहला और दूसरा, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी का तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेनी माधो सिंह हैं उन्होंने पुचकारा। तो बेनी माधो सिंह जो हैं श्रीकंठ के जो हैं पिताश्री हैं। तो जब लड़ाई होने लगती है, जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था, जब लड़ाई होने लगती है, बाप बेटे में कहा सुनी होने लगती है, तो गांव के बहुत सारे लोग किसी न किसी बहाने से वहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं। और बेनी माधो उनके इस बात को समझ जाता है कि लोग यहाँ पे किस कारण से इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो बात को संभालते हुए बोलते हैं, अपने बेटे को कहते हैं कि अब तो गलती हो गई। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बेनी माधो सिंह ने पुचकारा और कहा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अब वो जहाँ पे जब वो श्रीकंठ जो है अपने छोटे बेटे का जहाँ पे साथ दे रहा था, जब उसने देखा कि गांव के लोग एकत्रित हो गए हैं और घर का मज़ा ले रहे हैं, तो उसने बात को संभालने के लिए अब अपने छोटे बेटे को मूर्ख बता दिया कि बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। आवेश मतलब गुस्से में थे वो, और उनको गुस्सा आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि मतलब कभी नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। अब बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों में देखिए बात कहाँ तक पहुँच गई। अब जो बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहूँगा, और या तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा या उसको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, और अगर वो आपको अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, और अगर मुझे मानते हैं या मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय। अब लो भाई, बड़े भाई ने कह दिया कि ये मेरा लास्ट डिसीजन है, और अगर आप मुझे चाहते हैं तो उसे बाहर करिए, अगर उसे चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। अब बात देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गई। अब जो लाल बिहारी था, यानी कि छोटा भाई जो श्रीकंठ का, वो इतना बात सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। भैया यही है, आप भाभी को खड़ाऊ से मारोगे और भैया भड़केंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसने सोचा ये तो हम मार देंगे और भैया आएंगे भाभी को ही डांटेंगे, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी हो गई। तो अब लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। अब देखो, जो लाल बिहारी जो छोटा भाई था, वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए और हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना वो बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, और जो बड़े भाई थे वो भी अपने छोटे भाई को बहुत मानते थे, लाल बिहारी को। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। घुड़का मतलब उसको कभी ऐसे हल्का सा भी नहीं उसको मारा था। जब तक वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से दूढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित मतलब खुश होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। अब जब जो बड़े भाई थे अपने छोटे भाई को बहुत मानते थे, एक बार मतलब कभी उन्होंने उसको ऐसे हल्के से भी मारा नहीं था, ठीक है। और जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। और जब पिछले साल की बात बता रहे हैं कि जब उसने अपने से जवान उसको नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर मतलब खुश होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया
और 5,000 रुपये के 5 रुपये के पैसे लुटाए। 5 रुपये उस समय बहुत मायने रखता था, तो 5 रुपये के पैसे लुटाए। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। अब उनको भाई जो भाई इतना मानता हो, इतना वो करता हो, प्यार करता हो, और आज ऐसी बात कह दे तो भाई दुख तो होगा ही। हृदय विदारक मतलब दिल को तोड़ने वाली बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि मतलब बहुत दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वो पछता रहा था। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उसने जो किया था उस पर वो पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी। मतलब जब भाई आने वाले होते थे तो उसके पहले ही से उसका दिल धड़कने लगता था कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत उसने सोचा था इतनी सी बात के लिए भैया कुछ कहेंगे नहीं, बस ऐसा मुझे समझा देंगे और इतनी बड़ी बात होगी ही नहीं। उसने सोचा ही नहीं था। इस आशा के विपरीत मतलब इसका जो उसने आशा की थी, जैसा उसने सोचा था, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। विपरीत मतलब उल्टा। आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था। वो सोच रहा है वो मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था, यानी कि उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित मतलब कभी भी उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। अब उसने सोचा गलती तो मैंने की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की कि भैया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। वो चाहते तो मुझे अकेले बुलाकर मतलब डांट लेते, हड़क के बोल देते, और नहीं होता तो 2-4 तमाचे भी लगा लेते, वो मुझे बर्दाश्त था। लेकिन भैया ऐसी बात कह रहे हैं कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, तो ये लाल बिहारी को सहा नहीं जा रहा था। वो रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत मतलब इसके बाद वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला कि भाभी है, भैया ने निश्चय किया कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। अब वो आनंदी के द्वार पे गया, जो कि उसकी भाभी हैं, और उससे कहता भाभी भैया ने निश्चय किया मतलब डिसाइड किया कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। अब वो कह रहा है मैं अब जो है उनको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, मतलब रुअंधा हो गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। अब जब इधर आनंदी के दरवाजे पे वो खड़ा हुआ था लाल बिहारी, उसी समय श्रीकंठ सिंह यानी कि उसके बड़े भाई भी आंखें लाल किए मतलब गुस्से से बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, मतलब भाई ने देखा तो घृणा मतलब नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गया, मतलब वहाँ से निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी। आनंदी जो कि उसकी भाभी थी, उसने लाल बिहारी यानी अपने देवर की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। शिकायत तो उसने कर दी, लेकिन उसने भी नहीं ये सोचा कि इतनी बात बढ़ जाएगी, तो वो भी पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तनिक मतलब थोड़ा भी उसको ये ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी और मन ही मन वो अपने पति पर गुस्सा हो रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े या कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। ऐसा होता है, अगर आप किसी को गलत कह देते हैं या बुरा कह देते हैं या किसी को अपशब्द कह देते हैं, तो अगर आप उस गलती पे पछतावा करके क्षमा मांग लेते हैं तो सामने वाले का मन पिघल जाता है और उसका गुस्सा भी कम हो जाता है।
तो इसी तरह उसने भी मतलब गलती की थी और उसने माफ़ी मांगी और उसका जो क्रोध था, जो उसका गुस्सा था, वो भी पानी हो गया। वह रोने लगी, वो भी रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। अगर आपके मन में मैल है और मन का जो मैल है अगर आप रो लेते हैं, यानी कि नैन जल से मतलब रो लेते हैं, तो आपकी सारी मन का जो मैल होता है वो धुल जाता है और इससे उपयुक्त कोई वस्तु नहीं होती। इससे मतलब श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। अब अपने देवर के लिए वो कह रही है, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो श्रीकंठ कहते हैं, तो मैं क्या करूं? तो भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। तो उसने कहा, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। तो वो कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। उसने फिर आनंदी ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दें। उन्होंने कहा उनको बहुत दुख हुआ है और ऐसा ना हो कि वो चले जाएं। श्रीकंठ सिंह ना उठे, श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। लाल बिहारी ने इतना कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर चला गया। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। तो कहाँ जा रहे हो? आनंदी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी मतलब एक पाँव भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। अब लाल बिहारी कह रहा है कि जब तक भैया जो है ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन जो है साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। अब बड़े भाई का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। उन्होंने श्रीकंठ ने कहा कि लल्लू इन सब बातों को भूल जाओ, अगर भगवान चाहेगा तो ऐसा दिन अब कभी नहीं आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। बेनी माधो सिंह यानी कि उनके पिताजी बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, मतलब खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। पहले तो उनकी बुराई कर रहे थे, लास्ट में जब देखा उनके दोनों भाई जब गले मिल रहे हैं तो उन्होंने बात पलट ली, कहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, वृत्तांत मतलब कहानी सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, मतलब सभी ने आनंदी की जो दयालुता है उसको सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये कहानी आपको? और जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी थी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला और दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और इसी तरह की हिंदी साहित्य ICSE बोर्ड क्लास 9, 10 की कहानियाँ जो हैं हमारे चैनल पर हैं, जैसे बात अठन्नी की और काकी कहानी, अपना अपना भाग्य, इस तरह की कहानियाँ हमारे चैनल पर हैं। आप देखना सुनना चाहते हैं तो जाके हमारे चैनल को विजिट करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने मित्र मंडली में शेयर कीजिए। धन्यवाद।